हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस साइड मोहित हसीन हियर। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले मैथ्स के लास्ट मोमेंट के बारे में, क्योंकि मैथ इज नॉट ए थ्योरी सब्जेक्ट। बहुत सारे बच्चों को आपको ये चीज क्लियर ही होगी कि मैथ्स जो है वो हमारा थ्योरी सब्जेक्ट नहीं होता है। तो थ्योरी सब्जेक्ट ना होने की वजह से मैथ के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको लास्ट डे के अंदर जो है आपको बहुत ज्यादा नोटिस करनी पड़ती है। ये छोटी छोटी बातें ये बहुत सारे बच्चे जो इग्नोर कर जाते हैं, इसको नोटिस नहीं करता, ना ही कोई उन सब चीजों को बताता है। तो उन्हीं वजह से जब हमारा रिजल्ट आता है तो उसमें हमारी जो परसेंटेज का जो है वो फर्क पड़ जाता है, क्योंकि एक एक नंबर की परसेंटेज आपकी जो लास्ट मोमेंट के अंदर जो वो मैटर करेगी। जो हमारे पास मैथ का सब्जेक्ट है दैट इज मेन सब्जेक्ट एंड दिस इज आवर लास्ट सब्जेक्ट। आई नो कुछ बच्चों का आईटी जो पेपर पढ़ा होगा, लेकिन मेन सब्जेक्ट्स की बात करें तो मैथ जो उसके अंदर सबसे ज्यादा मेन सब्जेक्ट है। और मैथ के बेसिस के ऊपर ही आपकी जो आगे लाइफ कुछ बच्चे जो है वो डिसाइड करेंगे कि मैथ्स लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो ये लास्ट मोमेंट के बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इन लास्ट मोमेंट के अंदर ही हमारी 2-4 नंबर्स की जो परसेंटेज है उनका फर्क पड़ जाएगा। फिर जब आपका रिजल्ट आएगा तब आप बोलोगे यार मैंने मैथ्स का पेपर तो पूरा अच्छे से किया था, सारे क्वेश्चन भी अच्छे से अटेम्प्ट किए थे, सारे क्वेश्चन के आंसर भी सही थे, लेकिन बीच में जो आप छोटी छोटी मिस्टेक्स कर जाते हो वहीं पे आपके जो हाफ ऑफ मार्क्स है वो कटते चले जाते हैं। तो जिसका सीधा सीधा इंपैक्ट जो है वो आपके टोटल मार्क्स के ऊपर पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता आपके किसी भी तरीके से जो आपके मार्क्स है वो कटे। कल हमारा मैथ्स का फाइनल एग्जाम है, एक दिन हमारे पास बचा है, पूरा का पूरा जोर लगाना है, पूरा का पूरा अच्छे से फाड़ कर आना है पेपर को, लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखते हुए। तो सबसे पहले आपको लास्ट मोमेंट के अंदर किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो चीज अच्छे से समझ लो। पहली चीज आपको क्या करना है कि अपना जो क्वेश्चन कोई भी अटेम्प्ट करना है, ठीक है, चाहे वो थ्योरम है या वो प्रूफ वाला क्वेश्चन है, उसके अंदर अपना गिवन जरूर लिख के आओ। और गिवन लिखने के बाद उस चीज को हाईलाइट जरूर करो, लाइक दिस। आप ऐसे भी हाईलाइट कर सकते हो, आप डॉटेड वाला भी हाईलाइट कर सकते हो। उसके अंदर आपको जो है सबसे मेन चीज होती है वो आपको लिख के आना है कि प्रूव। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता, लेकिन अगर आप गिवन और प्रूव ये दोनों चीजें अगर आप लिख के आते हो, गिवन और प्रूव, तो इस चीज का आपको 1 नंबर जो है वो मिलता ही मिलता है। और प्रूव अगर आपको सही तो 1.5 मार्क्स भी आपको मिल जाएंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर। तो गिवन और प्रूफ आपको देख लो कि गिवन आपको क्या है, ये भी आपको क्वेश्चन से मिलेगा, प्रूफ भी है, ये भी आपको क्वेश्चन से ही दोनों चीजें जो वो मिल जाएंगी। बस आपको देख के उसको उतारना है अपनी आंसर शीट के ऊपर और इन सब चीजों को ऐसे ऐसे हाईलाइट कर देना है। चाहे आप डबल लाइन से हाईलाइट कर दो, कैसे भी हाईलाइट कर दो। और हाईलाइट करना है पेंसिल से करना है, पेंसिल से कर दो, पेन से हाईलाइट करना है, पेन से हाईलाइट कर दो, ताकि टीचर को अच्छे से समझ लग जाए कि बच्चे को क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे से समझ लग चुका है, इसलिए आपने प्रॉपर अच्छे से गिवन लिखा है, अच्छे से प्रूफ लिखा है। नीचे आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका गिवन और प्रूफ भी ठीक है ना, तो आपको 1 से 1.5 नंबर आपको इस चीज का मिलेगा ही मिलेगा। बहुत सारे बच्चों को इस चीज का बात क्लियर होगी। मैथ्स के अंदर स्टेप मार्किंग होती है, स्टेप वाइज ही आपको नंबर मिलते हैं। गिवन के अलग नंबर होंगे, प्रूफ के आपको अलग नंबर मिलेंगे। उसके बाद आपने लिखना है प्रूफ लिख सकते हो या फिर सोल्यूशन लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी चीज आप मेंशन कर सकते हो। तो इस चीज के आपके जो है वो अलग मार्क्स आपको मिलेंगे, यानी कि हर स्टेप के आपको नंबर मिलते चले जाएंगे। जितना ज्यादा आप टीचर के सामने अपनी पेपर को रिप्रेजेंट अच्छे से करोगे, आपकी पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छे से होगी, उतना टीचर जो आपको दिल खोल के खुले दिल से आपका नंबर देगा। चाहे आपका यहाँ पे सोल्यूशन गलत ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने गिवन प्रूफ अच्छे से हाईलाइट करके लिखा है तो टीचर इसको आपको पूरे प्रॉपर मार्क्स देगा ही देगा। और आने वाला आपको इस चीज का बेनिफिट आगे भी मिलेगा। वो कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लो आप किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हो, ठीक है, सोल्यूशन अगर आपने यहाँ पे सोल्यूशन किया, आपका सोल्यूशन थोड़ा सा सही है, लेकिन नीचे आपका सोल्यूशन गलत हो गया, लेकिन अगर आपके पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छे से है तो टीचर मजबूर हो जाएगा आपको क्या करने के लिए, नंबर देने के लिए। कई बार तो ऐसा भी होता है टीचर कई बार बीच वाले 1-2 स्टेप्स को देखता भी नहीं है, वो सीधा सीधा आपका लास्ट वाला आंसर चेक करेगा, गिवन देखेगा, प्रूफ देखेगा और सोल्यूशन का 1-2 स्टेप देखेगा। इसी तरह से आपको जो है नंबर दे देगा, ठीक है। तो वो सब किस पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर आपके पेपर की प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अच्छी अगर आप करके आओगे तो। आफ्टर दैट अगर कोई भी आपको डायग्राम वाला क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ड्रॉ करना है। फर्स्ट ड्रॉ डायग्राम विद पेंसिल, पेंसिल के साथ ही डायग्राम को ड्रॉ करना है। बहुत सारे बच्चे का हैबिट होती है कि पेन को यूज करते हैं, तो पेन को आपको डायग्राम के साथ बिल्कुल भी नहीं बनाना है। ऑलवेज यूज पेंसिल, पेंसिल ही यूज करनी है और नीट एंड क्लीन अपने डायग्राम को बनाना है। इतना भी फोकस मत कर देना कि आपको बाकी का पेपर छूट जाए, क्योंकि मैथ का पेपर थोड़ा सा लेंथी और ट्रिकी रहेगा। कोई एक आधा क्वेश्चन गलत हो जाए तो 2-3 मिनट हमारे वेस्ट हो जाते हैं। इसलिए हमने टाइम मैनेजमेंट को भी अपने दिमाग में लेके चलना है कि टाइम हमने पूरे पेपर को कैसे मैनेज करना है। लेकिन जितना भी आपने काम करना है डायग्राम वाला वो सारा का सारा पेंसिल के साथ ही करना है। और सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद आपको गिवन लिखना है, फिर प्रूफ लिखना है, फिर प्रूफ लिखना है। सबसे पहला आपका डायग्राम होना चाहिए। सबसे स्टार्टिंग में आपका आंसर डालो आपका या सोल्यूशन डालो, जो भी आपने लिखना है। तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाओ। डायग्राम के बाद यहाँ पे लिखो कि डायग्राम के अंदर मेरे को क्या क्या गिवन था, क्या प्रूफ करना है, ठीक है, क्या
प्रूफ करना है। ठीक है, इस तरह से आपके स्टेप्स जो है वो चलने हैं। स्टेप वाइज अगर आप काम करोगे, इससे टीचर को भी पता चलता है कि बच्चा जो है पढ़ लिख के आया है, अच्छे से पेपर को प्रेजेंटेशन कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, उस चीज को अच्छे से समझ आ जाएगी। देखो बच्चों, गिवन आपने वैसे भी लिखना ही है, ठीक है ना, लेकिन अगर उसको एक सही ढंग से लिखोगे, सही टेक्निक पे लिखोगे, सही जगह इस्तेमाल करके लिखोगे ना, तो इसका इंपैक्ट बहुत बहुत टीचर के ऊपर पड़ता है। टीचर फटाफट आपका जो पेपर है फ्लो में चेक करता जाएगा, आगे आगे करता जाएगा कि सारे स्टेप्स इतने जैसे होने चाहिए वैसे लिखे हैं। तो इस चीज का बहुत बहुत इंपैक्ट पड़ता है। इस चीज को आपको अपने माइंड में बिठा लो। ठीक है, और नेक्स्ट चीज की बात करें तो मोर फोकस ऑन फॉर्मूला शीट। अब लास्ट डे हमारे पास बचा है, आज का दिन ही, कल हमारा पेपर है। तो आज के दिन आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा फोकस जो है वो आपको किस पे करना है, अपनी फॉर्मूला शीट के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करो। फॉर्मूले जितने ज्यादा अच्छे से कर सकते हो उसको करो। जैसे कि आपको पता है कि मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूं तो उसमें मेरा फॉर्मूला लगना ही लगना है। ठीक है, गिवन लगना ही लगना है। तो जो चीज अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है, अगर आपको क्वेश्चन गलत हो जाता है, लेकिन आपको फॉर्मूला अगर आपने लगाया है तो फॉर्मूले के नंबर आपको मिलेंगे, स्टेप मार्किंग के नंबर आपको मिलते हैं। और अगर आपको फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन कोई भी जो है नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को आदत होती है फॉर्मूला नहीं पढ़ते, जस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जाएंगे। बेटो, अगर आपको फॉर्मूलाज ही नहीं आएंगे तो आपको क्वेश्चन भी कैसे आएंगे पेपर के अंदर। जब रैंडमली क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तब बहुत सारी चीजें जो है वो बदल जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को रैंडमली पेपर देने में दिक्कत होती है। चैप्टर वाइज तो आप पेपर की प्रेजेंटेशन पेपर अच्छे से कर रहे हो, पहले चैप्टर कर लिया, फर्स्ट कर लिया, फिर सेकंड कर लिया, 3 कर लिया, वहां पे सारा पेपर आपका मर्ज होके आएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी, डी, ई। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा पहले फॉर्मूला के ऊपर फोकस करना है, आज का दिन भी और कल सुबह उठकर पेपर देने से पहले भी। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आपने चैप्टर वाइज, आई होप आपने शीट अभी तक बना ली होगी सारे चैप्टर्स की। मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूं कि हर चैप्टर की शीट बना लेना, उसको लास्ट में आके कंबाइन कर लेना। तो ये सारी आई होप आपने शीट बनाई हो सारे के सारे चैप्टर्स की। वो आपने अब क्या करनी है, उसको रिवाइज करना है कम से कम 2 से 3 बार अच्छे से, जितना हो सके उतना रिवाइज करना है। 3 से ज्यादा तो 3 से ज्यादा करो। फॉर्मूला ही सबसे हमारी मेन चीज है, फॉर्मूला ही नहीं आएगा तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा करने को। उसके बाद नेक्स्ट चीज आपको क्या करना है, देखो बच्चों, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आखिर के 2 पार्ट रहने वाले हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास टोटल चैप्टर्स कितने हैं, हमारे पास 14 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अब आपको लास्ट डे के अंदर क्या करना है, बहुत सारे बच्चे YouTube से लाइव पढ़ रहे हैं, कोई किसी की वीडियो देख रहा है वो देख रहा है, ठीक है, कोई अपने स्कूल टीचर से पढ़ रहा है, कोई ट्यूशन जा रहा है, कोई लाइव क्लासेस ले रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो सब आप करो, मैं उसको मना नहीं करूंगा। लेकिन अब आपको अपना भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि आपको अच्छे नंबर पाने के लिए क्या करना है। कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे बीच में स्टैंडर्ड वाले, बेसिक वाले, जिनका मैथ बहुत ज्यादा वीक होगा, तो ऐसे बच्चों के लिए तो ये बहुत अच्छी चीज होने वाली है। और जिन बच्चों को अपना स्कोर इंप्रूव करना है उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। दोनों बच्चों के लिए अलग अलग लेवल है, उनको सिर्फ पास होने के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको अपना स्कोर इंप्रूव करने के लिए मैथ्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास 14 चैप्टर। तो आपको लास्ट डे, आज के दिन अब आपको क्या करना है, डू इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन। जितने ज्यादा आप अपने इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस कर सकते हो उतने ज्यादा आप करो अपने चैप्टर वाइज। अगर मैं मान लूं फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे लिखते हैं 14 चैप्टर्स हैं, अगर आपको एक चैप्टर में से भी 5-5 क्वेश्चंस भी मिलेंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो बार बार आए हुए हैं, मोस्ट रिपीटेड है या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर 5-5 क्वेश्चन भी मिलेंगे एक चैप्टर में से, तो कितने क्वेश्चन बने, 70 क्वेश्चन बने सिर्फ। अगर 6 भी बन गए तो आप देख लो कितने क्वेश्चंस बने, 84 क्वेश्चंस बने। जस्ट आपको 84 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। इस चीज का खास करके माइंड में ध्यान रखना। और जिन बच्चों को लगता है कि मुझे थोड़ा सा और स्कोर इंप्रूव करना है, तो मैंने 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी बनाई थी, जो हर साल रिपीट होते ही होते हैं, जो बोर्ड एग्जाम के अंदर कंफर्म्ड है कि आएंगे ही आएंगे। उस वीडियो को भी लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो वीडियो जरूर देखना। अगर जो बच्चे मैथ से डरते हैं, अगर वो 18 क्वेश्चन भी कर जाएंगे, 50+ मार्क्स उनके आराम से आ जाएंगे, सिर्फ 18 क्वेश्चन करने से ही। सेम टू सेम आपको 18 के 18 वो क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर मिलेंगे। वो वीडियो जरूर देखना जिन बच्चों को अपना स्कोर इंप्रूव करना है, या जिन बच्चों को चाहिए कि मुझे कंफर्म्ड क्वेश्चन ऐसे मिल जाए पूरे चैप्टर के अंदर, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए कि जो पेपर में अंदर आते ही आते हैं, रिपीट होते ही होते हैं, वो वाले वो क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो जस्ट आपको 70-80 क्वेश्चन जो है वो आपको करने हैं आज, अभी से कल सुबह तक। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड द लास्ट थिंग जो आपको करनी है, ठीक है, जितना भी आपको वर्कशीट आपको मिलेगी आंसर शीट, तो उसके अंदर आपने रफ कॉलम जरूर बनाना है। रफ कॉलम बनाने के बाद अपना रफ वर्क जरूर करना है, क्योंकि आपका रफ जो वर्क होता है वो मैटर करता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर बच्चे ने आंसर अपनी आंसर शीट में यहाँ पे गलत लिख दिया, आंसर अगर आपने यहाँ पे क्या कर दिया, गलत लिख दिया जल्दबाजी में, लेकिन अगर आपका यहाँ पे आपने रफ वर्क किया है, रफ वर्क यहाँ पे अगर आपका आंसर सही है, तो टीचर आपको इधर से देख लेता है कि रफ वर्क में अगर आपका आंसर सही है, तो वो सही मानेगा कि बच्चे ने चलो जल्दबाजी में आपका जो है वो आंसर
गलत लिख दिया होगा, लेकिन उसने रफ वर्क में जो आंसर है वो सही निकाला है। और कुछ बच्चों की आदत होती है रफ वर्क करके उसको काट देते हैं, तो बच्चों रफ वर्क करके काटना नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को नोटिस किया है, कई बच्चे पेंसिल से करते हैं बाद में इरेज कर देते हैं, या फिर पेन से करेंगे उसको बाद में ऐसे करके क्रॉस कर देंगे। आपने किसी भी रफ वर्क को काटना नहीं है, ठीक है, इस चीज का खास करके ध्यान रखना। और रफ कॉलम जरूर बनाना है, कोई भी क्वेश्चन हो जाए रफ वर्क आपको करना ही करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, डू दिस, ठीक है। कोई भी अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो साइड में आप देयरफॉर, बिकॉज, सो, नाउ, वी नो ऐसे सिंबल्स यूज करते चले जाओ। अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक भी उठाकर देखोगे ना, अपनी एग्जांपल्स उठा के देखो, तो उन्होंने भी आपको ये देखना ध्यान से कि किसी क्वेश्चन में देयरफॉर यूज किया है, किसी में बिकॉज, सो, नाउ, वी नो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप पर्टिकुलर स्टेप पे करो, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पर्टिकुलर सोचो कि वी नो कहां लगेगा, जैसे आपको पता कि फॉर्मूला लग रहा है तो वहां पे वी नो लगा दो या ना लगा दो। नेक्स्ट स्टेप हम कर रहे हैं तो वहां पे नाउ लगा दो, ठीक है, देयरफॉर लगा दो। रैंडमली किसी भी साइड पे अगर आपने यहाँ पे कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो एक साइड आप ऐसे देयरफॉर कर देना, उसके बाद सो लगा दो, फिर नाउ लगा दो। इससे क्या होगा, आपके पेपर की प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। आप चाहे एनसीईआरटी का कोई भी एग्जांपल उठा के देख लो, सब ने एग्जांपल्स के अंदर ये सिंबल्स को यूज किया गया है, ये वर्ड्स को यूज किया गया है। ये इसलिए यूज करते हैं ताकि आपके पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छे से चली जाए। सारा काम तो आपने करना ही है, इसको करने में कितना हार्डली टाइम लगेगा, सो नाउ लिखने में ज्यादा से ज्यादा 15-20 सेकंड लगेंगे। ये 15-20 सेकंड ही आपके पेपर की प्रेजेंटेशन को इतना अच्छा बना देंगे कि टीचर आपका किसी तरह से नंबर जो है वो काट ही नहीं सकता, क्योंकि आज इस चीज का आपको नहीं वैल्यू जो है समझ आएगी, लेकिन जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा तब आपको इस चीज की वैल्यू समझ आएगी कि एक एक दो दो नंबर से आपकी कितनी कितनी परसेंटेज है वो बढ़ जाती है। तो ये आपने सिंबल्स यूज करके आने हैं हर क्वेश्चन के अंदर। रैंडमली यूज कर दो, कहीं पे भी देयरफॉर लगा दो, कहीं पे भी नाउ लगा दो। मैं ये नहीं बोलूंगा पर्टिकुलर इस पे नाउ लगाओ, आप सीखो, कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। रैंडमली अगर 5-6 स्टेप का क्वेश्चन कर रहे हो ना, 1 2 3 4 5, तो दूसरे पे देयरफॉर लगा दो, कहीं पे नाउ लगा दो, कहीं पे सो लगा दो, ऐसे रैंडमली हर क्वेश्चंस के अंदर बीच में ऐड करते जाओ। तो आई होप आपको ये लास्ट मोमेंट का सारा का प्लान समझ लग गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सीबीएसई ग्रेड और सारी अपडेट्स, आईटी का पेपर, सब कुछ आपका भाई आपको बताएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो 18 कंफर्म्ड क्वेश्चन वाली वीडियो जरूर देख के जाना। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले, फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, कर देना।